अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम विज़ुअल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट यूनिट है जिसमें हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, किस तरह क्या क्या इनके फंक्शन है, क्या क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिर हम इंडिविजुअली हर ग्लैंड को, हर एंडोक्राइन ग्लैंड को के फंक्शन को, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा है, इस चीज़ को वन बाय वन अपने फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से देखेंगे। तो आज का लेक्चर में हम जस्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, ग्लैंड्स क्या हैं, हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन के अंदर कौन कौन से किस्म के फर्दर हार्मोन्स की टाइप हैं। तो आज के लेक्चर का बस मेन टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड का इंट्रोडक्शन है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक नेम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये आपकी बॉडी में सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। जैसे थायराइड हो गया, ये एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ये थायराइड ग्लैंड है। ये सारे हार्मोन रिलीज करेंगे। ओवरीज पे ओवरी ग्लैंड है, ठीक है। ये टेस्टिस के ऊपर ये ग्लैंड है, ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके ब्रेन में मौजूद होता है, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन रिलीज होते हैं। अब बेसिकली अगर हम जनरल बात करें तो ग्लैंड से ऐसी केमिकल सिक्रीशन सिक्रीट होती हैं जिसको हम हार्मोन बोलते हैं। वो हार्मोन कहलाता है जो आगे जाके कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाता है। तो जो ग्लैंड होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन को अंदर रिलीज हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन या अपने साथ वाले सेल या अपने सेम ही ऑर्गन के ऊपर उन सेल्स ने सिक्रीशन सिक्रीट करके इफेक्ट करना होता है। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो होते हैं जो डक्ट को यूज करते हैं, डक्ट को यूज करके सेक्रेट होते हैं। जैसे कि आपके स्वेट ग्लैंड है, जो पसीना आता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। फिर मेमोरी ग्लैंड जो मिल्क सिक्रीशन के लिए एक डक्ट को, स्पेसिफिक ट्यूब को यूज करते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल में आ जाती है। तो एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड है, जो जैसे ही सेल से जो भी सिक्रीशन होगी एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो नियर बाय सेल तक पहुंच जाएगी, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ब्लड में चली जाएगी। जबकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो उस तरह के ग्लैंड होते हैं जो ट्यूब को यूज करते हैं और फिर डायरेक्ट सिक्रीशन या एक्सपेल आउट कर देते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड पे मुश्तमिल है। अब हर जो ग्लैंड है वो ऑर्गन के स्पेसिफिक ऑर्गन में मौजूद होता है। उन ऑर्गन्स में एंडोक्राइन टिश्यूज मौजूद होते हैं। The endocrine system consists of endocrine gland and several organs that contain endocrine tissue. तो आपके इस पूरे सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड शामिल हैं या वो टिश्यूज शामिल हैं जो कि वो ऑर्गन शामिल है जिसके अंदर एंडोक्राइन टिश्यू मौजूद होता है। द साइंस कंसर्न विद स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। तो साइंस की वो फील्ड जिसमें हम ग्लैंड्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, एंडोक्राइन ग्लैंड की जो डायग्नोसिस है, अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है उसका जो डायग्नोसिस है, उसके रेलिवेंट जो ट्रीटमेंट है, उसको अगर हम साइंस में स्टडी करें तो वो ब्रांच हमारी एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। जो डॉक्टर्स एंडोक्राइन ग्लैंड को या इसकी सिक्रीशन को या इस पूरे एंडोक्राइनोलॉजी को डील करते हैं उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं।
अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, बेसिकली इधर बताया हुआ है कि जो ग्लैंड है वो दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में आपके सीडोफिरस, सेबेशियस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड शामिल होते हैं, जो कि अपनी सेक्रीशन को डक्ट्स के थ्रू आपकी बॉडी कैविटी में या बॉडी से बाहर सेक्रीट करते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी जो सेक्रीशन होती हैं उसको सेल के बाहर या सेल के अंदर ही बगैर डक्ट के एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू नियर बाय कैपिलरी में, नियर बाय ब्लड वेसल में सिक्रीट कर देते हैं। अब यहाँ कुछ ग्लैंड की क्लासिफिकेशन बताई हुई है कि अगर हम उसको स्ट्रक्चर के लिहाज से क्लासिफाई करें तो कुछ सिंपल ग्लैंड्स होते हैं और कुछ कंपाउंड ग्लैंड्स होते हैं, और इसको फंक्शन के लिहाज से भी क्लासिफाई किया जाता है। अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो सिंपल ग्लैंड वो हैं जिसके अंदर फर्दर कोई ब्रांचिंग नहीं होती। तो सिंपल ग्लैंड्स में ट्यूबुलर ग्लैंड जिसकी शेप ट्यूब लाइक होगी, ट्यूब्यूल लाइक होगी, ठीक है। कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड वो होगा जिसका जो सेक्रेटरी पार्ट है वो ट्यूब और कॉइल दोनों की तरह का होगा। ब्रांच ट्यूबुलर वो होंगे जिसमें जो ट्यूबुलर पार्ट है उसकी फर्दर आगे ब्रांचेस होंगी। एसिनार वो ग्लैंड्स हैं वेयर सिंगल मेन डक्ट इज देयर एंड सेक्रेटरी पार्ट इज सैक लाइक, तो जिसके अंदर एक डक्ट होगी और जो सेक्रेटरी पार्ट होगा वो एक थैली की तरह का होगा, सैक की तरह का होगा, उसको हम एसिनार ग्लैंड बोलते हैं। ब्रांच एसिनार वो जिसमें सैक के बाद फर्दर डिवीजन्स आ जाएंगी। तो एल्वुलर पार्ट वो जो फ्लास्क शेप का होगा, जैसे आपने एल्वुलाई देखे थे लंग्स के, तो वो जो फ्लास्क शेप होते हैं, तो अगर ऐसा ग्लैंड जिसका सेक्रेटरी पार्ट एल्वुलाई लाइक होगा तो उसको एल्वुलर ग्लैंड बोलेंगे। इधर देखें ये सिंपल टाइप्स में ये ट्यूब लाइक है तो ट्यूबुलर है, ये ट्यूब की आगे फर्दर ब्रांचेस हैं तो ब्रांच ट्यूबुलर है। ये कॉइल लाइक है, ट्यूब नुमा भी है और कॉइल हो गया, कॉइल अप हो गया। अब ये एल्वुलर टाइप है। कुछ कंपाउंड ग्लैंड हैं वो जिसकी फर्दर ब्रांचेस बनी होती हैं। ब्रांच ट्यूबुलर जिसमें क्या होगी कि डक्ट जो ट्यूब शेप है वो आगे फर्दर ब्रांचेस में जो मेन डक्ट है वो डिवीजन के वजह से आगे फर्दर ट्यूब्स बना रही होती है। जैसे ये देखें तो ये जो मेन डक्ट थी वो फर्दर डिवाइड होके आगे ट्यूब्स बना रही थी, तो ये ट्यूबुलर ग्लैंड हो गया, ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड हो गया। ब्रांच एसिनार जिसमें जो मेन डक्ट है वो डिवाइड होके फर्दर सैक्स बना रही है, जिसको जैसे कि आपके एल्वुलाई का स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच ट्यूबुलर एसिनार डक्ट इज ब्रांच्ड एंड सम सेक्रेटरी पार्ट आर ट्यूबुलर व्हाइल अदर आर सैक लाइक, तो इसमें मिक्स होता है, कुछ सैक लाइक होते हैं कुछ ट्यूब लाइक होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब अगर फंक्शन के लिहाज से ग्लैंड को क्लासिफाई करें तो सबसे पहले जो ग्लैंड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अपनी सेक्रीशन सेक्रीट करेगा उसको मीरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। When secretion are released by exocytosis, no part of cell is lost in secretion. अब फर्ज करेंगे सारे सेल है सेक्रेटरी ग्लैंड के, तो ये क्या करते हैं अपने सेल के अंदर से जो भी प्रोटीन इसने स्पेसिफिक प्रोटीन इसने रिलीज करनी है वो ल्यूमन में रिलीज करेंगे एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो जो ही हार्मोन है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इस कैविटी के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस इस टाइप के ग्लैंड को मीरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब एपोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं? व्हेन एपिकल पार्ट ऑफ द सेल डिसइंटीग्रेट टू रिलीज इट्स सेक्रीशन, फॉर एग्जांपल सेबेशियस ग्लैंड। तो ये देखें कि अगर सेल, ये सारे सेल हैं, सेल से क्या सेक्रीशन सेक्रीट हो रही हैं। अब कहते हैं कि अगर सेल की सेक्रीशन के साथ साथ सेल का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट डिसइंटीग्रेट होके ल्यूमन में जा रहा है तो ऐसे ग्लैंड को एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अच्छा, अब होलोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड जिसके अंदर पूरा का पूरा जो सेल है वो ही एक्सक्रीट आउट हो रहा है। The entire cell disintegrate to
रिलीज इट्स सिक्रीशन। अब पूरा का पूरा सेल क्या होता है, डिस्ट्रॉय होके फिर अपनी सिक्रीशन को खारिज करता है। तो इस किस्म के सेल कौन से हैं, इस किस्म के ग्लैंड कौन से हैं, मेमोरी ग्लैंड है। ठीक है, अब इधर फर्दर जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड मौजूद है, पूरा एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड मौजूद है उनके बारे में बताया है, उसकी सेक्रीशन जो वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में बताया गया है, और जो वो इफेक्ट शो करते हैं उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिट्यूटरी से पहले पीनियल ग्लैंड की बात करें तो ये भी आपके जो थर्ड वेंट्रिकल है उसका पार्ट होता है। मेलाटोनिन रिलीज करता है। ये मेलाटोनिन क्या करता है कि ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करते हैं। अब इसका असर क्या होता है कि आपकी बोन ग्रोथ करवाता है, किडनी में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है, और साथ जो गोनाडोट्रोफिन है वो क्या करते हैं कि आपकी ओवरीज और टेस्टिस को इसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल कर देते हैं। फिर थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन रिलीज करता है। ये आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो ग्लूकोज का यूज है, रेस्पिरेशन और आपकी ग्रोथ को कंट्रोल कराता है। अब एड्रीनल ग्लैंड की बात करें, एड्रेनालिन रिलीज करता है। तो इसके जो ये एड्रेनालिन है ये आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इसकी सिक्रीशन क्या करती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, और साथ साथ ये क्या करता है आपकी ब्रीदिंग के रेट को, आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल को, ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये इफेक्ट करता है। अब उसके बाद पेंक्रियाज की बात करें, पेंक्रियाज को आपको पता है कि ये इंसुलिन ग्लूकागोन रिलीज करता है। अब इसका ये क्या करता है कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लूकागोन में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और जो ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जब बॉडी की नीड के अकॉर्डिंगली। ओवरीज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन ओपुलेशन काज करवाता है, और साथ जो आपके सेक्सुअल करैक्टर हैं, जो जेंडर स्पेसिफिक करैक्टर हैं उसको इन्हांस करता है, ग्रोथ इन्हांस करता है। प्रोजेस्टेरोन जब प्रेगनेंसी के दौरान ये एम्ब्रियो को सपोर्ट कर रहा होता है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, और ये क्या करते हैं जो स्पर्म की प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं, और मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं उसको उसकी डेवलपमेंट करते हैं। थाइमस क्या करता है, थाइमस थाइमोसिन रिलीज करता है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है स्टर्नम के पीछे। प्रमोट प्रोडक्शन एंड मेचुरेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो ये आपके जो WBCs हैं उनकी प्रोडक्शन करता है और मेचुरेशन करता है। ये सारे हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के सर्जरी से फंक्शन देखे। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर्स होंगे उसमें हम इसके 1 बाय 1 हर एक के ऊपर डिटेल स्टडी देखेंगे कि ये ग्लैंड कैसा है, इसके अंदर कौन कौन सी सिक्रीशन है। तो आज के इंट्रोडक्शन में हमने जस्ट उसका ब्रीफली फंक्शन देखा है। अब हम नर्वी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का कंपैरिजन करते हैं। नर्वी सिस्टम हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, जिसमें हमने देखा जो नर्वी सिस्टम है ये नर्व्स के थ्रू एक्ट करता है। अब नर्व्स के थ्रू क्या करता है कि जैसे नर्व स्टिमुलेट होती हैं, इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल के थ्रू सारा फंक्शन परफॉर्म हो रहता है। जैसे एक्शन पोटेंशियल प्रोसीड करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो आगे फर्दर जाके नर्व्स को एक्साइट करते हैं, एक्साइट करेंगे या इनहिबिट कर देंगे वो एक्शन को। जबकि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है कि उसके पास न्यूरोट्रांसमीटर की बजाय हार्मोन होते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्लड के अंदर सिक्रीट हो जाते हैं और ब्लड के पूरे सर्कुलेशन के थ्रू आपकी बॉडी में मूव करते हैं। तो जिस पार्ट में स्पेसिफिक हार्मोन के लिए रिसेप्टर होगा वो हार्मोन उस रिसेप्टर साइट के ऊपर जाके अटैच होगा और अपनी जो फंक्शन परफॉर्म करना है करेगा।
Certain part of nervous system causes muscle to contract and gland to secrete. The endocrine system hormone in turn may promote inhibit the generation of नर्व इम्पल्सेस। तो आपके जो नर्वस सिस्टम है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम में उनको उसकी जो सेक्रीशन है उसको भी कंट्रोल करते हैं। जो हार्मोन है वो आपकी जो नर्व इम्पल्सेस की जनरेशन है उसको इनहिबिट भी कर सकता है और प्रमोट कर सकता है, तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। द नर्वस सिस्टम causes muscle to contract and gland to secrete the endocrine system affect virtually all body tissue, altering metabolic activities, regulating growth, development and guiding reproductive process। तो आपका नर्वस सिस्टम आपके ओवरऑल बॉडी के जो फंक्शन है जो एंडोक्राइन सिस्टम करवा रहा है उसको ऊपर अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, हार्मोन इफेक्ट अगर हम देखें तो हार्मोन रेगुलेट द इंटरनल एनवायरनमेंट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस। दे आल्सो हेल्प रेगुलेट स्मूथ कार्डियक एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ग्लैंडुलर सिक्रीशन एंड सर्टेन इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो आपका जो हार्मोन का सिस्टम है वो क्या है, बेसिकली आपके हीमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, जिसमें होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, जिसमें आपका इंटरनल एनवायरनमेंट जो मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी बैलेंस है, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, ग्लैंड की सिक्रीशन है, इम्यून सिस्टम है, सबके जो रिलीज है वो हार्मोन के अंडर आ जाता है। तो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ग्रोथ में, हीमोस्टेसिस की मेंटेनेंस में। अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन आ गई है इंक्रीज या डिक्रीज होके हार्मोन की इफेक्ट, तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। हार्मोन बेसिकली आपके जो मैंने इस चीज़ का आपको बताया कि हार्मोन सिर्फ उस टारगेट सेल के ऊपर अटैच होंगे जिसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होगा। रिसेप्टर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन, सेलुलर प्रोटीन हो सकती हैं जो कि मुसलसल आपके सेल के अंदर बन रही होती हैं, ब्रेक डाउन हो रहा होता है। When a hormone is present in excess, the number of receptor may decrease। फर्ज करें अगर एक हार्मोन की तादाद या उसकी अमाउंट मिकदार है वो नॉर्मल रिसेप्टर साइड से ज़्यादा हो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे रिसेप्टर उस हार्मोन की निस्बत कम हो गए हैं, तो इस चीज़ को हम डाउन रेगुलेशन कहते हैं। ये जो डाउन रेगुलेशन है ये आपके हार्मोन की क्वांटिटी के लिहाज से जो असर होता है हार्मोन का उसको कम कर सकती है। हार्मोन व्हेन ए हार्मोन इज ए डेफिसिट द नंबर ऑफ रिसेप्टर में इंक्रीज, अप रेगुलेशन में making the target tissue more sensitive to stimulating the effect of hormone। अब अगर रिवर्स फिनोमेना की बात करें कि अब हमारे पास हार्मोन कम है और रिसेप्टर्स हमारे पास ज़्यादा हैं हार्मोन को अटैच करने के लिए, तो क्या होगा कि हमारा वो स्पेसिफिक टिश्यू हार्मोन सेंसिटिव हो जाएगा और वो जल्दी से उसके लिहाज से जो भी उसकी फंक्शन होगा उसको जल्दी परफॉर्म करेगा। Hormone that pass into blood to act on distance target cells are called circulating hormone और endocrine। अब जो आपके ब्लड के अंदर सिक्रीट होंगे हार्मोन उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड या सर्कुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन बोलते हैं। और जो आपके बिल्कुल जो टारगेट टिश्यू है वो पास ही हो उसका, या अपने ही सिक्रीशन को उसने अपने ही ग्लैंड को प्रोवाइड करना है, तो वो ऑटोक्राइन हार्मोन उसको बोलते हैं, पैराक्राइन या ऑटोक्राइन। हार्मोन की हम उसकी केमिकल नेचर के लिहाज से आया कि वो प्रोटीन है, स्टीरॉइड है, पेप्टाइड्स है, इकोसाइनॉइड्स हैं, तो उस लिहाज से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इकोसाइनॉइड्स के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाते हैं, लिकोट्राइन्स आ जाएंगे, जबकि अगर वाटर सोल्यूबल की सोल्युबिलिटी की बात करें, लिपिड सोल्युबिलिटी की बात करें, तो जो वाटर सोल्यूबल है ये आपके ब्लड के अंदर फ्रीली अवेलेबल होता है। लिपिड सोल्यूबल में की एग्जांपल में स्टीरॉइड हैं, थायराइड हार्मोन है। अब ये जो लिपिड सोल्यूबल हैं ये जाके प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू मूव करते हैं।
तो अब जो हम बात करेंगे कि हार्मोन कैसे एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो बड़ा मज़े का ये फिनोमेना है जिसमें हम देखते हैं कि हार्मोन को किसी भी, अब जैसे ही आपके ब्लड के अंदर हार्मोन प्रेजेंट है तो आपका जो हार्मोन ट्रैवल कर रहा है ब्लड के अंदर, अब वो तो पूरी बॉडी के अंदर जा रहा है। हार्मोन ने किस स्पेसिफिक साइट पे जाके आया कि उसने ग्रोथ करवानी है, आपके फुल बॉडी की बोन की ग्रोथ करवानी है, आया कि उसने टेस्टिस की ग्रोथ करवानी है, आया कि उसने ओवरीज की ग्रोथ करवानी है, उसके अंदर एग को प्रोड्यूस करवाना है, या आपके दूसरे आपके मेटाबॉलिज्म पे असर करना है। तो ये जो चीज़ है हार्मोन के ऊपर एक स्पेसिफिक हार्मोन की स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी होती है, वो क्या करता है, उसकी स्पेसिफिक केमिकल नेचर होती है, और उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होने की एबिलिटी होती है उसके पास। तो अगर कोई ग्लैंड है जिसने अगर कोई हार्मोन है जिसने बोन के ऊपर जाके इफेक्ट करना है, तो वो बोन के पास जाएगा, टारगेट सेल उसका बोन होगा, तो उसके साथ जाके उसकी जो रिसेप्टर साइट है उसके ऊपर अटैच होगा। हार्मोन बाइंड टू एंड एक्टिवेट देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर इन टू क्वाइट डिफरेंट वेज। अब वो हार्मोन क्या करते हैं कि दो तरह से ये अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन परफॉर्म करने से पहले इसने अपनी बाइंडिंग साइट को जाके एक्टिवेट करना होता है। Steroid hormone and thyroid affect cell function by binding to and activating an intracellular receptor, usually in the nucleus, consequently altering gene expression. अब बात करते हैं स्टीरॉयड और थायराइड हार्मोन्स की। तो ये क्या करते हैं, ये सेल के अंदर एंटर होकर सेल को एक्टिवेट करके फिर न्यूक्लियस को अफेक्ट करते हैं। तो ये सारे हमारे जो स्टीरॉयडल हार्मोन हैं वो सेल के अंदर जाके एक्टिवेट होते हैं, जबकि कुछ जो वाटर सोल्युबल हार्मोन हैं वो सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच होके फिर उसके बाद क्या करते हैं कि एक कैस्केड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से फिर एक्शन परफॉर्म होगा। तो क्या है कि जैसे ही वाटर सोल्युबल हार्मोन एक मैसेज देंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो स्पेसिफिक मैसेज है वो सेल की तरफ जाएगा, और अब इस चीज़ को हम फर्स्ट मैसेंजर बोलते हैं। जैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसने मैसेज डिलीवर किया, अब क्या है कि जैसे ही उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैसेज डिलीवर किया उसके बाद सेकंड मैसेंजर का काम शुरू होता है। उसमें क्या होता है कि जो सेकंड मैसेंजर में साइक्लिक AMP, ठीक है, वो रिलीज होता है, वो जाके फर्दर आपके जो जी प्रोटीन है, इसकी एग्जांपल है कि जो सेकंड मैसेंजर है वो सेम टू सेम जी प्रोटीन की तरह एक्ट करता है। तो उधर एक एग्जांपल दी हुई है कोलेरा की, कि जी प्रोटीन जो इंटेस्टाइन की लाइन के ऊपर अफेक्ट करती है, वो कोलेरा बेसिकली कोलेरा के टॉक्सिन के ऊपर जी प्रोटीन होती है जो जाके इंटेस्टाइनल लाइनिंग को अफेक्ट करती है। Cyclic AMP does not directly produce a particular physiological response but instead activate one or more enzyme known as protein kinase. अब होता क्या है बेसिकली कि पहला मैसेंजर क्या था, आपका फर्स्ट मैसेंजर, जिसमें क्या था कि जैसे ही हार्मोन आया, वाटर सोल्युबल हार्मोन आया, वो क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्टिवेशन को हम फर्स्ट मैसेंजर बोल रहे हैं। फर्स्ट मैसेंजर के बाद क्या आ रहा है कि आपका सेकंड मैसेंजर का फिनोमेना स्टार्ट हो रहा है। सेकंड मैसेंजर में क्या होगा कि जो साइक्लिक AMP है वो रिलीज होगा। वो क्या करेगा, वो फर्दर एंजाइम को जो कि प्रोटीन काइनेज है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। अब वो एक्टिवेट होगा तो जो आपके फर्दर जो रिसेप्टर्स हैं, जो हार्मोन की जितनी कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है कि टारगेट टिश्यू कितना रिस्पॉन्स दे। तो जैसे ही वो एक्टिवेट होगा आपका प्रोटीन काइनेज, वो आगे फंक्शन परफॉर्म करवाएगा कि कौन सी मेटाबॉलिक चेंज सेल के अंदर आएगा। अच्छा, अभी मैं बात करती हूँ दोबारा से आपके हार्मोन के
मैकेनिज्म की। तो हमने देखा कि हार्मोन आपके बॉडी के ऊपर सिर्फ उस पार्ट पे इफेक्ट करेगा जिसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद हैं। जिसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होंगे उसको हम टारगेट सेल बोलेंगे। अब इन्होंने कहा कि हार्मोन की नेचर के लिहाज से दो डिफरेंट हार्मोन्स के मेथड हैं। एक तो ये मेथड है जिसमें जैसे कि दो तरह के उन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि अगर हम स्टीरॉयडल या थायराइड हार्मोन की बात करें तो वो जाके डायरेक्ट सेल के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्ट करके उस न्यूक्लियस को एक्टिवेट करके अपना एक्शन परफॉर्म करें। दूसरी तरह के वो होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल वो होते हैं जो कि आपके पहले जाके प्लाज्मा को एक्टिवेट करते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब वो एक्टिवेट करेंगे उसको फर्स्ट मैसेंजर बोलेंगे। उसके बाद वो क्या करते हैं, सेकंड मैसेंजर की एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं, जिसमें क्या होता है कि साइक्लिक एएमपी रिलीज होता है। अब ये साइक्लिक एएमपी जाके आपके सेल के अंदर दो तीन हार्मोन रिलीज करेगा जो कि प्रोटीन काइनेज हो सकता है। अब वो क्या करता है कि फिर आपके जो सेल है उसमें एक्शन परफॉर्म करवाएगा। तो आपके कुछ जो इधर फर्दर हार्मोन को उन्होंने क्लासिफाई करके बताया कि कुछ हार्मोन आपके ब्लड में ट्रैवल करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं या एंडोक्राइन्स बोलेंगे। कुछ हार्मोन क्या करते हैं कि that act locally without first entering the blood stream, तो वो अपने ही सेल के ऊपर असरअंदाज करते हैं तो उसको लोकल हार्मोन्स बोलते हैं। कुछ अपने नीबरिंग सेल के ऊपर इफेक्ट करें उसको पैराक्राइन हार्मोन बोलते हैं। और कुछ क्या करते हैं कि अपने जो सेल है उसी के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं, जहां से रिलीज होते हैं उसी पे इफेक्ट कर रहे हैं तो उसको ऑटोक्राइन सेल बोलते हैं। अब इधर वही मैं दो बताया कि एक लिपिड सोल्यूबल है जिसमें थायराइड और स्टीरॉयड आ जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है और कुछ दूसरे हार्मोन्स आ जाते हैं। दूसरा क्या था, वाटर सोल्यूबल था। वाटर सोल्यूबल में क्या आ जाते हैं कि प्रोटीन्स आ जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, इकोसाइनॉइड्स। तो ये दोनों डिफरेंट तरीके से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। लिपिड सोल्यूबल जाके न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा, फिर जाके एक्शन परफॉर्म होगा। वाटर सोल्यूबल क्या करेगा, फर्स्ट मैसेंजर सेकंड मैसेंजर के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। हार्मोन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, अब जैसे ही जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर इजीली मूव कर रहे होते हैं, जबकि जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं उसको स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए होती है ब्लड के अंदर मूव करने के लिए। The transport protein improves the transportability of lipid soluble hormone by making them temporarily water soluble, retard passage of the small hormone molecules through the kidney filter, thus slowing the rate of। अच्छा, बेसिकली इधर बताया गया है कि जो ट्रांसफर प्रोटीन है वो जो लिपिड सोल्यूबल प्रोटीन को थोड़ी देर के लिए वाटर सोल्यूबल बना देती हैं, इसलिए कि जो हार्मोन है वो अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो कर सके बॉडी में, किडनी के थ्रू ये सेक्रीट आउट ना हो जाए यूरिन में। Protein and peptide hormones such as insulin will be destroyed by digestive enzyme and must be given by injection। तो जो प्रोटीन सोल्यूबल हैं वो आपके जो स्टमक के मौजूद पेप्सिन होती है उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इसको इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है। अब इधर डिटेल से मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन बताया है। इसमें क्या होता है कि जो आपके हार्मोन्स हैं वो स्पेसिफिक टारगेट सेल पे अफेक्ट करते हैं। जो लिपिड सोल्यूबल हैं वो क्या करेंगे कि वो रिसेप्टर साइट के साथ अटैच होकर डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन बाइंड टू एक्टिवेट रिसेप्टर विद इन सेल, इसके रिसेप्टर ही सेल के अंदर मौजूद होते हैं। द एक्टिवेटेड रिसेप्टर देन अल्टर द जीन एक्सप्रेशन विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन। तो होता क्या है, बेसिकली जाके जो लिपिड सोल्यूबल हैं न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर हैं उसके साथ अटैच होंगे। इनके रिसेप्टर ही सेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो अंदर जाके अटैच होंगे, वहाँ अटैच होंगे तो ये न्यूक्लियस को के जीन एक्सप्रेशन उसमें को ऑर्डर करेंगे और वो जो जीन एक्सप्रेशन है वो नई प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा।
अगर हम वाटर सोलेबल की बात करें, वाटर सोलेबल कैसे एक्ट करता है, फर्स्ट मैसेंजर के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, उसके बाद ये सेकंड मैसेंजर को रिलीज करेगा, जिसमें क्या था कि जो प्रोटीन काइनेज है वो रिलीज होता था, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो साइक्लिक एएमपी है वो सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करता है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो सेकंड मैसेंजर है, जैसे ही फर्स्ट मैसेंजर आता है तो आपकी जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। जैसे वो एक्टिवेट होती है वो एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर देती है, जो कि आपके एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। क्या हुआ कि जैसे ही वाटर सोलेबल जो हार्मोन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ, उसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। जी प्रोटीन ने एक एंजाइम को एक्टिवेट किया जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज। जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ उसने एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर दिया। साइक्लिक एएमपी ने प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो हार्मोन का इंटरेक्शन है उसमें क्या है कि जो हार्मोन है वो स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाके स्पेसिफिक रिएक्शन शो करता है, या उसको उसकी फर्दर उसके फंक्शन को इन्हांस कर देगा या फंक्शन को डिक्रीज कर देगा। तो उसको परमिसिव इफेक्ट भी बोलते हैं, सिनर्जेटिक इफेक्ट भी और एंटागनिस्ट इफेक्ट भी। अब ये डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से इसके इफेक्ट हैं, उसकी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। आज का लेक्चर यहीं तक था। हम एंडोक्राइनोलॉजी को स्टार्ट किया, हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी था। हमने जस्ट ये देखा कि हार्मोन है क्या, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।